हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग हमारे द कॉमर्स गाइड एके में एक और सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे बिहार बोर्ड में 11th में ही पढ़ना है और सीबीएसई में क्लास 12th में पढ़ना है। सभी टॉपिक सभी चैप्टर्स सेम है दोनों के। तो अगर आप जो भी क्लास में हो, चाहे 11th में हो बिहार बोर्ड के या फिर अगर आप 12th में हो सीबीएसई के, तो दोनों के लिए काम आने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वैसे तो बिहार बोर्ड के लिए ये आपका बिहार बोर्ड, और अगर हम लोग क्लास 12th का अगर बात करें तो दोनों के लिए थोड़ा लेट ही है, क्योंकि अब इन लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। तो अब जिस तरह से ये चलेगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमी किसे कहते हैं, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो अब देखो, डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को पैसे अर्न करने में, जीवन जीने में वो क्या करता है, मदद करता है। इन सभी इस पूरे सिस्टम को मिला के हम लोग उसे इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, आप सोचो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को पैसे अर्न करने में मदद करती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया। तो ये सभी चीजें हैं, तो इन्हीं सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया का क्या इकोनॉमी था, इंडिया का इकोनॉमी किस तरह का था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे वर्ड आता है एक ईव, है ना, ईव वर्ड आया। तो ईव का मतलब, ईव वर्ड जो लिया गया दैट इज इवनिंग से लिया गया है, यानी कि किसी चीज का एक पहले का समय। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले का, जस्ट पहले का जो समय है ना, इवनिंग जैसे लिया गया, नाइट से पहले जस्ट आता है, इसीलिए ईव वर्ड जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, नाइट जनरली सेलिब्रेशंस नाइट में होते हैं ना, तो अब उससे पहले का सिचुएशन जो है उसे इवनिंग वर्ड से ईव यहाँ पे लिया गया है। तो इंडिपेंडेंस से पहले का हमारा जो इकोनॉमी था, हमारे कंट्री का इकोनॉमी था, वो उसका क्या सिचुएशन था। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे हम लोग लिविंग से ही बात करेंगे, जो लोगों को पैसे अर्न करने में मदद करती है। जितने भी ऑक्यूपेशन होंगे, जितने भी सेक्टर्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमी था और अलग अलग जो उसके सेक्टर्स थे उसका क्या कंडीशन था इंडिपेंडेंस से पहले। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, ये ब्रिटिश रूल में इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया कुछ इस तरह का दिखता था ब्रिटिश रूल के टाइम। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले का अगर बात किया जाए, इंडिपेंडेंस के टाइम तो काफी पार्टीशन वगैरह भी हुआ। ठीक है, तो उससे पहले का इंडिया का अगर हम लोग यहाँ पे मैप देखें तो कुछ इस तरह का है। काफी हमारा जो रूल था वो फैला हुआ था। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या है कि इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट रिलेट विथ पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही बात है कि हर एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तो होती ही रहती हैं। On the eve of independence, Indian economy was in very bad shape due to the presence of British colonial rule. तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से इंडिया का जो इकोनॉमी था वो बहुत ही बुरे हालात में था, और उसके हर एक सेक्टर्स के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे कि ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसे आया, उसका ओरिजिन कहाँ से ट्रेस होता है। तो ऐसे देखो कि जनरली 1600 सेंचुरी से ही जो ट्रेड थे, है ना, तो ट्रेड स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड करते थे। ठीक है, लेकिन अगर रूल का बात किया जाए तो बैटल ऑफ पलासी जो फॉट किया गया था, जब लड़ा गया था 1757 में, तो इसी को, अगर हम हिस्ट्री का अगर हम बात करें तो इसी को देखा जाता है कि फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो बैटल ऑफ पालासी का अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, इससे पहले जो रूल था वो मुगल एम्पायर सिराजुद्दौला का था। ठीक है, तो अब एक उसमें एक जो सैनिक था, है ना,
उसका नाम जो था मीर जाफर नाम था। ठीक है, तो अब वो पर्सन को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया कि आप अगर हमारे साइड आ जाओ तो मैं आपको किंग बना दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने धोखा दे दिया किंग को। ठीक है, और इस तरह से बैटल ऑफ पलासी वो हार गए, मुगल हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, तो ऐसे तो ये काफी बड़ा स्टोरी है, लेकिन हमारे टॉपिक से अभी रिलेट नहीं करता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में, बैटल ऑफ पलासी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली यही हुआ कि धोखा से, अब उससे भी पहले ऐसा नहीं है कि पूरा हमारा ही रूल था, इंडियंस का ही पूरा रूल था, तो इसमें मुगल ही रूल कर रहे थे कंट्री को। अब उनसे छीना गया, कौन छीना, तो ब्रिटिशर्स छीन लिए। यानी कि वो यहाँ पे पहले कंपनी एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कंपनी एस्टेब्लिश किया इंडिया में, और इंडिया में पहले वो ट्रेड के ही अकॉर्डिंग आए थे, मतलब ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस अपने फैलाने के लिए आए थे, क्योंकि इंडिया जो एक बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था और बहुत ही रिच था, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो रिच था कंट्री हमारा। ठीक है, तो इसके वजह से अब जैसे बहुत सारे ऐसे चीज थे जो सिर्फ इंडिया में ही मिलता था, जैसे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर यहाँ स्पाइसेस हो गया। ठीक है, तो जनरली ऐसा माना जाता था वर्ल्ड में कि अगर जो स्पाइसेस पे जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो वो पूरा वर्ल्ड पे राज कर सकता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक क्या रहा कि एक इनका सोच रहा है कि इंडिया में रूल अपना स्टैब्लिश करने का। तो पहले तो वो क्या करने लगे, अब जैसे अलग अलग जगह पे वो अपना कोर्ट जैसे स्टैब्लिश करते थे। ठीक है, तो स्टैब्लिश करने के बाद ब्रिटिशर्स वहां पे फिर ये बैटल के बाद उनका रूल हो गया। ठीक है, वो रूल धीरे धीरे अपना बढ़ाते चले गए। फिर द ब्रिटिश राज was the rule of British crown on the Indian subcontinent and Southeast Asia. It is also called crown rule in India or direct rule in India. It was also known as colonial rule in India. तो colonial rule कहा गया। अब देखो, अगर हम लोग ब्रिटिश का बात करें तो एक छोटा सा मैप देखते हैं, इस पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पे आप देखो, तो इस पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये है ब्रिटेन, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज ब्रिटेन। अब ये जितने भी रेड कलर के जो आप पार्ट आपको दिख रहे हैं वो सब ब्रिटेन के कंट्रोल में था। देखो कितना, अगर वर्ल्ड मैप पे देखो तो कितनी छोटी कंट्री आपको दिख रही है, लेकिन ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना राज्य स्थापित किए। ठीक है, यानी कॉलोनियल रूल लेके आए। अब ये कॉलोनी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे इतना डीप में तो हमें जाना नहीं है। तो कॉलोनिज्म इज अ प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोल बाय वन पीपल और पावर ओवर द पीपल और एरियाज ऑफन बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज। यानी कि अलग अलग जगह पे वो अपना कोर्ट एस्टैब्लिश करके, है ना, अलग अलग वो अपना द्वार एस्टैब्लिश करके वो क्या किए, कॉलोनीज क्रिएट कर दिए, और फिर उसमें अपने आर्मीज को रखना, और इसके तरीके से वो रूल अपना क्या किए, एस्टैब्लिश किए। तो कॉलोनिज्म यह हो जाता है, एंड जनरली विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस, है ना, इकोनॉमिक डोमिनेंस के अकॉर्डिंग वो इनका मेन ये एम रहता था। इन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजर्स में इम्पोज देयर रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक एंड द अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ यहाँ पे था कॉलोनीज, यानी कि अलग अलग जगह पे वो कॉलोनीज स्टैब्लिश करके रूल स्टैब्लिश किए। ठीक है, तो इंडिया भी उसी में से एक था, है ना, इंडिया भी उसी में से एक था। अब जैसे आते हैं हम लोग अपने, हमारे इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो वैसे अगर हम डेप्थ में जाएंगे हम लोग तो काफी वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल उसका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा नीड नहीं है, उसके बारे में डीप में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिशर्स का जो मेन पर्पस था इंडिया में रूल करने का, वो क्या कारण था। The main purpose of British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy. ब्रिटिश इकोनॉमी को, यानी कि इंडिया को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज किया गया था, कि यहाँ से बस मतलब कि हमें रिसोर्सेज लेने हैं। ठीक है, और अपने इकोनॉमी को सर्व करना है, यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने का उनका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, उनका मेन क्या था, मेन एम यही था कि यहाँ फीडर इकोनॉमी, बस यहाँ से लेना है ना, यहाँ से हमें फीड करना है, यहाँ से हमें लेना है और अपने इकोनॉमी को फीड करना है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को एज अ रिसोर्स बस यूज किया जाता था, कि यहाँ पे, यहाँ से रिसोर्सेज हमें लेने हैं और अपने इकोनॉमी में हमें क्या करना है, यूज करना है उसे। ऑल्दो द ब्रिटिश हैड मेनी रीजंस फॉर कमिंग टू इंडिया, बहुत सारे और भी कारण थे। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि
ऐसा वर्ल्ड में ये भी चीज चल रहा था कि जो स्पाइसेस पे रूल करेगा वही पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। तो स्पाइसेस सबसे ज्यादा इंडिया में क्या होते थे, पाए जाते थे। इसके वजह से इंडिया पे रूल करना चाहते थे बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है। और बहुत बार इंडिया में इन्वेजन भी हुआ है बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे रिसोर्सेज हो गया, अलग अलग तरह का रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल। तो दे अल्टीमेटली वांटेड टू कंट्रोल द कंट्रीज वास्ट रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया कि कंट्री के जो इतना यहाँ पे रिसोर्सेज था उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। फाइनली आफ्टर 200 years of British rule in India, India gained independence from them on 15th August 1947। तो करीबन 200 साल, है ना, 200 years, आप सोचो 200 years में कितने generations आ जाते हैं। तो 200 years तक इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया होगा, है ना, बहुत सारे कल्चर्स को चेंज किया गया होगा, जो रिचुअल्स था उन सभी चीजों को चेंज किया गया होगा, बहुत सारे टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया गया होगा या डिलीट किया गया होगा या हटा दिया गया होगा, है ना, काइंड ऑफ। तो खैर हमें उन सभी टॉपिक्स पे भी नहीं जानना है, लेकिन फिलहाल हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, ये 200 साल में ब्रिटिशर्स ने क्या यहाँ पे क्या नुकसान पहुंचाया, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल में क्या डेवलपमेंट था, है ना, किस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। तो जनरली लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे बात किया गया। अब ये लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इससे पहले का तो हम लोग देख ले पहले। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स की आने से पहले, एडवेंट का मतलब कि उससे आने से पहले, ठीक है, इंडिया इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स जैसे कि प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी बहुत ही समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था, यानी हर एक तरह के रिसोर्सेज थे, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट था, है ना, सेल्फ रिलायंट था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था पूरा। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज बहुत अच्छे मात्रा में थे, है ना, और ऐसे ऐसे यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते थे कि जो दूसरे कंट्री में नहीं पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमी काफी खुशहाल इकोनॉमी था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। फिर अगर और भी हम लोग बात करें तो एक है एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि हमारा जो कंट्री था वो एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाता था। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट टू थर्ड जो पॉपुलेशन था, टू थर्ड पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर में या उसके अलाइड एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अधिकतर एग्रीकल्चर ही चल रहा था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इकोनॉमी होती है जिसमें एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है या फॉलो किया जाता है, दैट इज एग्रेरियन इकोनॉमी। नेक्स्ट एक और फीचर था हमारा कि वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ही वेल नोन थे। वेल नोन का मतलब अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि दूसरे कंट्रीज में, है ना, या फिर जो राजा महाराजा जो कोर्ट्स जो होता था उनका, तो उसमें इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता था। यहाँ तक कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी ये प्रोडक्ट्स जाते थे, ठीक है, और वहां पे प्रिंसली कोर्ट्स में इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप सोचो कि वर्ल्ड में ये काफी फेमस था, काफी पॉपुलर था। However, during the British rule, the economic policies pursued by colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their economic interest than the development of Indian economy. They transformed the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain। यानी कि इंडिया को उन्होंने किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, वो अपने कंट्री में उसको क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिनिश प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो भी इंडिया में। यानी यहीं का चीज को ले जाके वो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, उन्होंने प्रोडक्शन किया और फिर प्रॉफिट यहाँ पे यहीं पे अर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था, यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो नहीं किया जा रहा था, ये सभी चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। अब आ गया कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। यहाँ का जो नेशनल इनकम था या पर कैपिटा इनकम या पर पर्सन जो इनकम था वो काफी कम था। तो इसको भी अगर हम लोग देखें तो एस्टिमेट करने के लिए नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हुए थे जो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सिरास,
V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. But all these estimates produced conflicting and inconsistent results. इसमें से डॉक्टर राव का जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का जो एस्टिमेट था वो काफी सिग्निफिकेंट आज के डेट में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये भी तो हमें जानना था ना कि उस टाइम जो भी ऑक्यूपेशन हो रहा है तो लोगों का इनकम लेवल क्या है, नेशनल इनकम क्या है हमारे कंट्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो भी इंडियन इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स थे उन सेक्टर्स का क्या कंडीशन था, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए। तो पहले तो हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या है, तो देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपका ये था जनरली। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपका क्या क्या था ये हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसे तो अगर ब्रिटिशर से पहले का अगर बात किया जाए तो काफी हम लोग ने देखा कि हमारा कंट्री प्रॉस्पेरस कंट्री था, खुशहाल था, है ना। यहाँ पे जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर जो थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन अब ये ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ, नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखो एक कंट्री में 85% पॉपुलेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो सर्विसेज थे, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे जो भी सेक्टर थे उससे जुड़े हुए थे। 85% पॉपुलेशन, अब सोच रहे हो कि इतना पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही यहाँ पे बेस्ड था। However, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. अब यहाँ पे क्या बोला गया, however despite being the occupation of such a large population, इतना large population का जो occupation था, ठीक है, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस कर रहा था स्टैग्नेशन, यानी कि ये इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा था। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली एंड अनयूजुअल डिटोरिएशन, यहाँ पे अनयूजुअल डिटोरिएशन भी देखा जा रहा था। अब कैसे कैसे और क्या क्या हुआ ये आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। रीजन क्या था, है ना, ऐसा रीजन क्या था कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था ये इतना डाउनफॉल कर रहा था, ये देखते हैं। तो पहला ऐसा सिस्टम दिया गया इसमें कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने लेके आए। अब यहाँ पे ये क्या था, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम थे, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम थे। तो इसमें मेन आपका जमींदारी सिस्टम है। ये जमींदारी सिस्टम लॉन्च किया गया, इसमें क्या किया गया, देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी फार्मर्स थे उनका अपना जो लैंड था, जमीन था, है ना, तो ब्रिटिशर्स ने इनका जो राइट था, यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक था वो किसको दे दिया, वो ट्रांसफर कर दिया किसको, जमींदार्स को। यानी नाउ दे आर, जमींदार्स को यहाँ पे नहीं किया, ये इससे छीन लिया गया था, जनरली वो था ब्रिटिशर्स का ही। अब यहाँ पे क्या हुआ ये आप देखो, ये जमींदारी सिस्टम एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में, जो फार्मर्स थे यानी पीजेंट्स थे, जो जमींदार थे और जो ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया कि जमींदार को यहाँ पे काम सौंप दिया, किस चीज का, कि ये जो कौन है, जो फार्मर्स हैं, है ना, ये फार्मर्स क्या करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन होगा उस पर टैक्स देंगे, यानी कि उसको लगान बोला गया। ठीक है, लगान का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, एक मूवी भी काफी फेमस बनी थी लगान। अब ये लगान क्या था, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो उसका एक सर्टेन हिस्सा किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को। और ये कलेक्ट कौन करेगा, ये जमींदार कलेक्ट करेंगे। तो होता क्या था कि जितना कलेक्ट करना है जमींदार उससे ज्यादा कलेक्ट करते थे और एक हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे देते थे, बाकी खुद एंजॉय करते थे। ठीक है, अब इस तरह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, है ना, क्योंकि इनका खुद का जमीन, अगर आपको क्या मतलब कि ये समझ लो कि खुद के जमीन पे वो एज अ रेंटर काम कर रहे थे और उससे जितना प्रोडक्शन हुआ उस पर भी टैक्स देने, ऐसा सिस्टम था। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि बहुत समय कि कोई भी तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था तो इन्हें जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह नहीं अवेलेबल था। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो रहा था तो आप समझो कि क्या होगा,
कि पूरा का पूरा जो फार्मिंग है उसको क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड होना पड़ेगा, और कई बार अगर बारिश नहीं हो रही है ऐसा, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं रहा, इसके वजह से फसल भी खराब हो जा रहा था या फसल उतना हो नहीं पा रहा था। लेकिन लगान जो है, या अगर हम लोग टैक्सेशन का बात करें, वो तो डेफिनेटली वो बोझ पे बोझ इन पे बढ़ता जा रहा था। तो फार्मर्स का कंडीशन देखिए कि तब से ही कि कितना बुरा होते जा रहा है। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, अब तो धीरे धीरे थोड़ा कुछ सुधर रहा है सिचुएशन, लेकिन अधिकतर ऐसा भी आता है कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जो हमें खाना खिला रहे हैं, ठीक है, जिनके वजह से हमारे प्लेट पे जो अन्न है ना, वो आ रहा है। तो अब उन्हीं को सुसाइड करना पड़ रहा है या उनको खाने तक का नसीब नहीं हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स रूल में यहाँ पे आप देखो कि किस तरह का सिचुएशंस रहा होगा। तो ये जमींदारी सिस्टम में बेसिकली क्या है, कुछ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या था। पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम which was implemented in the Bengal Presidency comprising parts of India's present-day eastern states, the profit accruing out of the agricultural sector went to zamindar instead of cultivators. Cultivators के बजाय जमींदार को जा रहा था। The main interest of zamindar was only to collect lagan regardless of economic condition of the cultivator. मैंने आपको बताया कि कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें लगान चाहिए बस। The dates of depositing specified sums of lagan to British government were also fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. ठीक है, अब उनको अगर वो नहीं देंगे तो उनका राइट्स यानी जमीन वो कब्जा कर लेंगे जमीन पे। ठीक है, द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया कि कंडीशन को सुधारने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इनसे लिया जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो पहला रीजन हो गया एग्रीकल्चर के का जो सिस्टम है वो खराब होने का, है ना, या डाउनफॉल होने का। दूसरा हमारा जो रीजन है दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ इंडिया में ब्रिटिशर्स के रूल से पहले अधिकतर जो फार्मिंग होता था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग था। अब ये सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो तो करते थे, है ना, या लाइव स्टॉक्स को वो रखते तो रेज तो करते थे, बट ओनली फॉर वंस ओन यूज, खुद के यूज के लिए, विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड, यानी कि बेचने के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करते थे। वो किस चीज के लिए प्रोड्यूस करते थे? अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, अपने इस्तेमाल के लिए वो करते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का। चलो कॉमर्शियलाइजेशन कहीं तक एक ये होता है कि नीड भी है, ठीक है, बट कॉमर्शियलाइजेशन भी ऐसा वैसा नहीं था, फोर्सफुल कॉमर्शियलाइजेशन था। ठीक है, फोर्सफुल कॉमर्शियलाइजेशन की आपको गुड्स को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और मार्केटिंग करने ही पड़ेंगे। तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे चीजें थी, जैसे कि इंडिगो हो गया, है ना। अब जबरदस्ती इन्हें इंडिगो, कॉटन, इन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि मार्केट में इन सभी का डिमांड था, और वो भी अपनी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए और प्रॉफिट मेक करने के लिए करवा रहे थे। अब ये इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, जनरली इंडिगो का अगर बात करें तो अगर लगातार प्रोड्यूस किया जाए तो इसके वजह से लैंड का फर्टिलिटी भी डाउन होता है। ठीक है, अब ये लैंड के फर्टिलिटी डाउन होगा तो कहीं ना कहीं एक साल में वो प्रॉफिट तो काफी अच्छा जनरेट करेंगे, लेकिन उसमें भी किसको प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट तो अधिकतर ब्रिटिशर्स को हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो इसके वजह से कॉमर्शियलाइजेशन ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन करना कोई गलत डिसीजन नहीं था, बट कॉमर्शियलाइजेशन जो है वो फोर्सफुल हुआ। ठीक है, कि जबरदस्ती आपको यही प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, मतलब कि यही प्रोडक्ट उगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सभी कुछ था यहाँ पे। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट rather than फॉर सेल्फ कंजम्पशन। During the British rule, agriculture was commercialized to cater to the need of the British industries for the necessary raw materials. Even the commercialization was forceful. है ना, commercialization कैसा था? Forceful था. There was, of course, some evidence of a relatively higher yield of cash crop in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. But this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they are producing cash crops,
which were ultimately used by British industries back home. तो अधिकतर इन्हें कैश क्रॉप्स ही प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा था, है ना। जो फूड क्रॉप्स था वो प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला जा रहा था। अब हो क्या रहा था कि ये तो अगर पैसे तो आ गए, ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें खाने के लिए भी क्रॉप्स यहाँ पे फूड क्रॉप्स नहीं था, अन्न नहीं था। अब ये भी उन्हें खरीद के खाना है, यानी कि अपना ही सामान आप समझो कि फिर से खरीद के खाना है, क्योंकि अधिकतर तो लगान के तौर पे चला जा रहा था ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, ये चीजें हो गई इसमें कॉमर्शलाइजेशन। तो दो रीजन हो गया। तीसरा रीजन हम लोग देखते हैं, दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी दो तरह का होता है यहाँ पे फार्मिंग में। आप देखो, एक लैंड प्रोडक्टिविटी होता है और एक लेबर प्रोडक्टिविटी होता है। दोनों का जो लेवल था दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब कि लैंड में कितनी क्षमता है कि वो क्रॉप्स को ग्रो कर रही है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, है ना, फर्टिलिटी हो गया लैंड का, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, ये सभी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, कि किस तरह का अगर वहां पे आप दे रहे हो। दूसरा है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब एक पर्सन में कितनी क्षमता है कि कितने समय तक वो काम कर सके। ठीक है, कितना समय तक वो प्रोड्यूस कर सक रहा है, यानी कि कितने समय तक वो काम कर रहा है, दैट इज लेबर प्रोडक्टिविटी। दोनों लो था। लो क्यों था? अगर लैंड प्रोडक्टिविटी का बात करें तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थे, है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे कारण थे, क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह हो गया। और लेबर प्रोडक्टिविटी ऐसा था कि लगान वगैरह के और बहुत सारे सिस्टम की वजह से उन्हें खुद खाने के लिए क्रॉप्स वगैरह, फूड वगैरह अवेलेबल नहीं था। अब बिना खाए कितने समय तक आदमी काम करेगा? वो भी आप देखो कि फार्मर जो होते हैं वो कितने ऐसे बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में काम करते हैं, है ना, कि इतना धूप में वो काम करते हैं और हमेशा उन्हें फील्ड में ही रहना होता है ना। तो काफी वो मेहनत करते हैं और इसके लिए तो फिर अन्न तो चाहिए, यानी फिजिकल वर्क उनका बहुत ज्यादा होता है। तो इस इन सभी सिचुएशंस की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी काफी डाउन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने पहले भी बात किया कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो यहाँ ब्रिटिशर्स थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ये सिचुएशन आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या किया जा रहा था, लिया जा रहा था। यहाँ पे कुछ भी फीड नहीं किया जा रहा था, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था। Despite of some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, and desalinization of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crop, a large section of tenant, small farmers, and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. फार्मर्स के पास उतने पैसे नहीं थी, है ना, उतना पैसा नहीं था इनके पास कि वो खुद इसमें इन्वेस्ट करे। और ब्रिटिशर सिर्फ यहाँ से क्या कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे और कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का कंडीशन था। ठीक है, ये ओवरऑल एग्रीकल्चर का कंडीशन था। तो अभी के चैप्टर में हमने, अभी के टॉपिक में पार्ट 1 में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स कैसे आए, है ना, ओरिजिन कब ट्रेस किया गया उनका। और ये भी हमने देखा कि ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिचुएशन था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंडीशन था। तो होप सो आप ये टॉपिक को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।